हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म की प्रिंसिपल क्या होती है, कंस्ट्रक्शन क्या होती है, वर्किंग क्या होती है, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशंस और इसके यूजेस। ठीक है, बट इसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है। उसकी वीडियो मैं आप बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, वो आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि जो निकोल प्रिज्म है वो डबल रिफ्रैक्शन की प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो निकोल प्रिज्म क्या होता है, एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस होता है जो कैल्साइट क्रिस्टल से बना है। ठीक है, और बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ये काम आता है। क्या काम आता है? पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए। जैसे कि आपका टूरमलाइन क्रिस्टल भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा काम करता है ना, कि पहले तो वो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर देता है। ठीक है, उसके बाद उसको हम एनालाइजर की तरह भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जब वो प्रोड्यूस करता है लाइट को, पोलराइज लाइट को, हम उसको पोलराइजर कह देते हैं। जब उसी से हम एनालाइज करवाते हैं पोलराइज लाइट को, तो एनालाइजर हो जाता है। तो कुछ कुछ निकोल प्रिज्म भी वैसे ही काम करता है। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल कौन सी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? डबल रिफ्रैक्शन की प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो डबल रिफ्रैक्शन मैंने आपको बता दिया था एक वीडियो में क्या होता है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी कैल्साइट क्रिस्टल में से पास होती है तो वो दो रेज में स्प्लिट हो जाती है। एक रे होती है ई रे, एक रे होती है आपकी ओ रे। ई रे और ओ रे दोनों ही क्या होती हैं? प्लेन पोलराइज्ड रेज होती हैं। मतलब कि दोनों पोलराइज्ड रेज होती हैं। ठीक है, दोनों की जो दोनों रेज में जो वाइब्रेशंस होती हैं वो सिंगल डायरेक्शन में होती हैं या सिंगल प्लेन में होती हैं। ठीक है, जो ओ रे होती है उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर होती हैं। ठीक है, और जो ई रे होती है उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द पेपर होती हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। जैसे कि यहाँ ये आपका कोई कैल्साइट क्रिस्टल है। ठीक है, ये आपकी अनपोलराइज लाइट है जो इसके अंदर एंटर कर रही है। ठीक है, यहाँ से रिफ्रैक्शन करेगी, रिफ्रैक्शन नहीं डबल रिफ्रैक्शन करेगी और दो रेज में स्प्लिट हो जाएगी। ये आपकी ओ रे है, ये आपकी ई रे है। ओ रे में हमने जो वाइब्रेशन है वो डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं, मतलब कि ये परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ द पेपर है ऐसे। और जो ई रे है उसमें वाइब्रेशन हमने एरो से डिनोट किया, मतलब कि पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द पेपर है ऐसे वाइब्रेशन है। ठीक है, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन है। इनका जो यूज़ है वो निकोल प्रिज्म में कैसे है? निकोल प्रिज्म में ये क्या काम करेगी, हमारे डबल रिफ्रैक्शन से क्या काम होएगा? तो देखिए, आपको यहाँ दो रेज मिल गई जी, आप इन दोनों रेज में से किसी एक रे को हटा दो, एक रे को एलिमिनेट कर दो, तो क्या होगा? आपके पास एक ही रे बचेगी और वो एक रे क्या होगी? प्लेन पोलराइज रे होगी। ठीक है, तो जो ये कैल्साइट क्रिस्टल है इसको कुछ ऐसा काटा पीटा जाता है कि ये एक रे को क्या कर दे? एलिमिनेट कर दे। ठीक है, एक रे को गायब कर दे और जो एक रे है वो बच जाए, जो कि प्लेन पोलराइज तो होगी होगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कैल्साइट क्रिस्टल से ही निकोल प्रिज्म बनता है। ठीक है, तो कैल्साइट क्रिस्टल को हमें कुछ काट पीट के ऐसा करना होता है कि वो जो एक रे है उसको क्या कर दे? एलिमिनेट कर दे। और वो रे कौन सी होगी? ओ रे। तो ओ रे को क्या कर देता है निकोल प्रिज्म? एलिमिनेट कर देता है और आपके पास ई रे ही बच जाती है जो कि प्लेन पोलराइज है। इससे आपके पास एक ही रे ऑफ लाइट आ गई, प्लेन पोलराइज लाइट। तो ये थी आपकी प्रिंसिपल डबल रिफ्रैक्शन की। जो ये प्रिंसिपल है इससे हमने ये भी पता कर लिया कि कैसे जो निकोल प्रिज्म है जो प्लेन पोलराइज लाइट देगा। ठीक है, आपका बस काम क्या है? इस ओ रे को हटाना। वो वर्किंग में हम पता करेंगे कि कैसे हटती है। ठीक है, ये तो पता चल गया ना कि कैल्साइट क्रिस्टल से ही निकोल प्रिज्म बनता है। कुछ ऐसा बनाया जाता है कि वो इस ओ रे को हटा दे। ठीक है, तो जो मैंने बोला वही आपको अपना प्रिंसिपल में लिखना है। ठीक है, प्रिंसिपल मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मैंने गलती से पहले कंस्ट्रक्शन यहाँ लिख दी, मुझे पहले प्रिंसिपल लिखनी थी। ठीक है, पर यहाँ आपको एक इमेज दिख रही होगी, आप उस इमेज से भी देख के लिख सकते हो अपनी कॉपी में, जो आप साथ के साथ लिख रहे हो। तो नेक्स्ट बात आती है कंस्ट्रक्शन की। निकोल प्रिज्म कैसे बनाया जाएगा? आपको पता है ये कैल्साइट क्रिस्टल से बनाया जाएगा। ठीक है, और आपको कैल्साइट क्रिस्टल भी ऐसा लेना है जिसकी जो लेंथ है वो उसी की ब्रेथ के 3 टाइम्स हो। ठीक है, कैल्साइट क्रिस्टल की जो लेंथ होनी चाहिए वो अपनी ही ब्रेथ के 3 टाइम्स होनी चाहिए। लेंथ किसके 3 टाइम्स होनी चाहिए? ब्रेथ के 3 टाइम्स होनी चाहिए। मतलब कि आप क्या करोगे? कैल्साइट क्रिस्टल की ब्रेथ निकालोगे, वो जो ब्रेथ है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी लेंथ आनी चाहिए, मतलब कि उतनी ही आपकी लेंथ होनी चाहिए उस कैल्साइट क्रिस्टल की। ठीक है, तो ऐसे आपको निकोल प्रिज्म के लिए ऐसा कैल्साइट क्रिस्टल लेना है। तो डायग्राम से समझते हैं हम आगे क्या क्या करेंगे कैल्साइट क्रिस्टल को क्या बनाने के लिए? निकोल प्रिज्म बनाने के लिए। तो ये हम मान लेते हैं आपको कैल्साइट क्रिस्टल है। आपको पता है जो कैल्साइट क्रिस्टल होता है वो आपको रोम्बोहेड्रन शेप का होता है।
उसके जो हर एक जो फेस होता है वो पैरेललोग्राम शेप का होता है और वो पूरा क्या बना देता है, रोम्बोहेड्रन। ये भी आपने ज्योमेट्री ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल में पढ़ा है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं आपका कोई कैल्साइट क्रिस्टल है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ठीक है। एक पॉइंट तो आपने ये पढ़ लिया कि जो इसकी लेंथ है वो ब्रेथ के 3 टाइम्स होनी चाहिए। दूसरा आपको क्या करना है, अब जो आपका देखिए आपको जो ये कैल्साइट क्रिस्टल होगा ना, इसकी जो ये वाला जो एंगल होगा, ये आपका एंगल होगा 71 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल आपका कितना होगा, 71 डिग्री का। तो आपको क्या करना है, जो ये कैल्साइट क्रिस्टल है उसको ए बी से काट देना है, ठीक है। जैसे कि आपने इसको थोड़ा सा ऐसे काट दिया, इसको ऐसे काट देना है, ठीक है। ये वाला हिस्सा आपको क्या कर देना है, इस कैल्साइट क्रिस्टल का काट देना है। इसी तरह जो ये आपका सी डी है, ठीक है, इसी तरह जो ये आपका सी डी है, इसको हम सी मान लेते हैं पॉइंट को, इसको हम डी मान लेते हैं। जो आपका सी डी है इसको भी आपको थोड़ा सा काट देना है, ठीक है। इसको जो आप काटोगे तो आपके पास ये यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा, मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये आपने काट दिया और ये वाला भी आपने काट दिया। आपने इसको ऐसे काटना है, इस वाले हिस्से को आपको ऐसे काटना है कि जो ये वाला एंगल होगा ना, ये 71 से कम होके 68 डिग्री हो जाए, ठीक है। ये 71 से कम होके, पहले ये 71 था ये पूरा, ठीक है। अब ये 71 से कम होकर कितना हो गया, 68 डिग्री हो गया, ठीक है। और जो ये वाला एंगल है ये 112 डिग्री का हो जाए, 112 डिग्री का, ठीक है। तो आपके पास जो ये बन के क्या आ जाएगा आपके पास, पहले तो ये एंगल 71 डिग्री था ना, अब इसको आपने ऐसा काटा कि ये 68 डिग्री हो गया। अब आपके पास फिगर कुछ ऐसी बन के आ गई, ठीक है। ये आपका ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब ये एंगल 68 डिग्री का है, ठीक है। ये एंगल 112 डिग्री का है। साथ साथ में इसको पढ़ भी लेते हैं। द एंड ऑफ फेसिस बी ए एंड सी डी ऑफ दिस क्रिस्टल, जो ये एंड्स हैं बी ए और सी डी जो क्रिस्टल है, इनको हमें ग्राउंड अवे कर देना है, मतलब कि इनको हमें कट कर देना है। कब तक कट करना है, जब तक जो 68 एंगल ना हो जाए, जब तक जो ये वाला एंगल है 68 ना हो जाए, इंस्टेड ऑफ 71। पहले 71 था ना, अब तब तक कट करना है ये जब तक ये 68 ना हो जाए। तो ऐसे हमने कट कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये हमने जो मतलब कि जो ये फेस है ये पहले बी ए था, अब कट करने के बाद ये क्या बन जाएगा, बी ए डैश। इस पॉइंट को बी ए डैश मान लिया। और जो ये फेस था ये पहले सी डी था, अब कट कर दिया इसको और ये क्या बन गया, डी डैश, सी डी डैश बन गया, ठीक है। इसलिए इसको हमने ऐसे यहाँ बनाया ना, तो ये आ गया बी ए डैश और ये आ जाएगा सी डी डैश, ठीक है। यहाँ तक हो गया। ये हमने दूसरा स्टेप करा। पहला स्टेप आपने क्या करा, आपने कैल्साइट क्रिस्टल लिया और उसकी लेंथ ऐसे ली कि वो उसकी ब्रेथ की 3 टाइम्स हो, ठीक है। दूसरा काम आपने क्या किया कि जो ये आपका एंगल 71 था, ठीक है, इसको आपने रिड्यूस कर दिया 68 डिग्री में। कैसे, इसको ऐसे थोड़ा सा कट करके, ठीक है, कि ये 68 डिग्री हो जाए और ये वाला एंगल 112 डिग्री हो जाए। इसी तरह आपने यहाँ से भी इसको कट करा, ठीक है। तो आपके पास ये अब रिजल्ट आ चुका है। अब आगे क्या करना है, अभी निकोल प्रिज्म ये बना नहीं है, इसको अब निकोल प्रिज्म बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस कैल्साइट क्रिस्टल को अब आप क्या करोगे, इसको डायगनली काट दोगे। अब क्या करोगे, आप यहाँ से इसको ऐसे काट दोगे। जब आप इसको यहाँ से काटोगे तो आपके पास क्या बन के आ जाएगा, आपके पास 2 प्रिज्म से बन के आ जाएगा ना, ऐसे आपके पास ऐसी सी शेप बन के आ जाएगी, ऐसे, ठीक है। ऐसी सी शेप बन के आ जाएगी जब आप इसको काट दोगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसको काट दिया, अब इसको दोबारा चिपकाना है। बट आपको चिपकाना कैसे, इसको किसी फेविकोल या फेविक्विक से नहीं चिपकाना, इसको आपको चिपकाना है एक स्पेशल ग्लू से जिसका नाम होता है कनाडा बाल्सम। कनाडा बाल्सम, इस ग्लू से आपको इसको चिपकाना है, ठीक है। इसकी एक लेयर से इसको चिपकाना है। जब आप इसकी लेयर से इसको चिपकाओगे तो आपके पास क्या बन के आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। ये बीच में लेयर आ जाएगी किसकी, कनाडा बाल्सम की। इसको दोबारा से सीमेंटेड कर देना है, जहाँ दोबारा से चिपका देना है, किसे, कनाडा बाल्सम से। ये आपकी कनाडा बाल्सम की बीच में लेयर है,
ठीक है। जैसे कि आप दो ईंटों को साथ से चिपकाते हो तो सीमेंट लगाते हो ना उसमें, तो दो ईंटें जब आप चिपकाओगे उनमें एक लेयर भी आ जाती है बीच में सीमेंट की, ऐसे ही इसमें एक लेयर आ गई किसकी, कनाडा बाल्सम की, जो कि सीमेंट की तरह ही है। ठीक है, ये आपका है कनाडा बाल्सम। कनाडा वो वाला देश वाला कनाडा नहीं, ये एक ग्लू है कनाडा बाल्सम। और आपने ना इन दोनों को कुछ इस प्रकार काटा था कि जो ये वाला एंगल होगा ये 90 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, आपने इसको कुछ ऐसे ऐसे काटा था बीच में से डायगोनली कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो इन दोनों को दोबारा चिपका दोगे तो ये एंगल तो अब 90 डिग्री ही रहेगा ना, तो ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये आपकी सारी होगी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और एक बात और, जो ये कनाडा बाल्सम है ना, कनाडा बाल्सम, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस मीडियम का, एक तरह का मीडियम की तरह अब ये काम करेगा। जब आप वर्किंग में देखोगे ना, ये वर्किंग में तो ये मीडियम की तरह काम करेगा। जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.55। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कनाडा बाल्सम का वो है 1.55, जो कि ईरे और ए के बीच में है। ठीक है, ईरे और ए के बीच में है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं ईरे से ज़्यादा है और ओरे से कम है। ठीक है, ईरे का क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सोडियम लाइट के लिए हम मान लेते हैं, हम जे हम येलो लाइट का यूज़ करेंगे, येलो लाइट इसके ऊपर फॉल करवाएंगे जो कि सोडियम लाइट होती है, तो उस केस में आपके पास जो येलो लाइट है दो रेज में स्प्लिट हो जाएगी ना, एक ईरे और ओरे। ठीक है, तो उस केस में जो ओरे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होता है 1.658 और जो ईरे का होता है वो क्या होता है 1.486 और कनाडा बाल्सम का क्या होता है वो मैंने बता ही दिया 1.55। तो आप देख सकते हो ये 1.55 इन दोनों के बीच में ही है। ठीक है, और ए का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इससे ज़्यादा है और जो ईरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इससे कम है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये याद रखने पड़ेंगे, मतलब कि ये नंबर से याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, आप बस ये इसका एक याद रख लो। आपको बस ये याद रखना है कि जो ईरे का है वो कनाडा बाल्सम से क्या कम है और ए का इससे ज़्यादा है, ये बस आप याद रख लो क्योंकि वर्किंग में ये काम आएंगे ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि जो ओरे है वो एलिमिनेट क्यों हो रही है। ठीक है, और जो ईरे है वो अंदर में से पास क्यों हो रही है। आपको इतना तो पता चल गया ना कि हमें वर्किंग में करना क्या है, ओरे को एलिमिनेट करवाना है, आपके पास ईरे बचेगी, बस ये तो सिंपल काम करना है आपने। तो यहाँ तक आपकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में एक बार दोबारा डिवाइस करवा देता हूँ। हमने क्या किया, हमने एक ऐसा कैल्साइट क्रिस्टल लिया जिसकी जो लेंथ है ब्रेथ के 3 टाइम्स है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, कैल्साइट क्रिस्टल जैसे ये ABCD है, इसको हमने AB से थोड़ा सा काट दिया। ठीक है, तब तक काटा कि जो ये 71 एंगल है वो 68 ना हो जाए और जो ये वाला एंगल है 112 डिग्री ना हो जाए। ठीक है, और ऐसे ही हमने इसको यहाँ से भी काट दिया। अब आपके पास जो नया रिजल्टिंग कैल्साइट क्रिस्टल आया वो ये आया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या करना है, जो ये कैल्साइट क्रिस्टल है इसको भी बीच में से काट देना है। ठीक है, इसको ऐसे बीच में से काटना है कि जो आपका जो ये वाला एंगल होगा ना, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री रहे, तो ये 90 डिग्री बन गया। अब इसको दोबारा से चिपकाना है, किससे, कनाडा बाल्सम से, सीमेंटेड कर देना है इसको दोबारा, तो हमने चिपका दिया। कनाडा बाल्सम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा 1.55 होता है जो कि ओरे और ईरे के बीच में होता है। अब हम वर्किंग की बात करते हैं कि हम ओरे को आखिरकार एलिमिनेट कैसे करेंगे। तो देखिए, इसमें आपके पास एक वर्ड आएगा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ भी रखा है कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता क्या है। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। ठीक है, वैसे तो आपने ये पढ़ रखा होता है। अब देखिए, आपके पास ये क्या बन गया, एक निकोल प्रिज्म। ठीक है, सारे हमने स्टेप कर लिए, उसके बाद जो लास्ट में आपके पास बना वो क्या है, निकोल प्रिज्म है। अब इसको हम क्या कहेंगे, निकोल प्रिज्म। जो ये आपका निकोल प्रिज्म है, ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक लाइट को बीच में से पास करवाएंगे। मान लेते हैं वो मोनोक्रोमैटिक सोडियम लाइट है। ठीक है, उस सोडियम लाइट को हमने इस निकोल प्रिज्म में से क्या किया, पास करवाया। ये आपका है पॉइंट B, ये A' है। ठीक है, ये C, ये D' है। ठीक है, इसमें से हमने एक लाइट को पास करवाया, ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें से पास हुई। ठीक है, अब जो ये लाइट है इसमें से पास होगी। अब देखिए, ये दो रेज में स्प्लिट होगी, एक रे तो आपकी सीधी जाती है ई रे और एक जो रे है आपकी ऐसे जाती है। ठीक है, अब देखिए, जो ये मीडियम है, एक तरह का मीडियम की तरह एक्ट कर रहे हैं ये कनाडा बाल्सम, जो ये ग्लू है, जहाँ जिस प्रकार से आप समझ लो ग्लू है, जो सीमेंट है, वो कैसे काम कर रहा है, एक मीडियम की तरह काम कर रहा है, कि ट्रांसपेरेंट ग्लू है सच में। ठीक है, ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लू है, तो इसमें से लाइट पास होगी। ठीक है, एक मीडियम की तरह काम करेगा। देखिए, जब मैं बात करूं इस रे की जो सीधा जा रही है, सीधा जाने वाली रे को हम क्या कहेंगे, ई रे।
ई रे, ई रे के लिए जो ये वाला मीडियम है ये डेंसर मीडियम होगा या रेयर मीडियम होगा? ई रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1.486 जो कि क्या है? कनाडा बाल्सम से कम है। इसका मतलब ये आपका डेंसर मीडियम होगा क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, और ई रे क्या हो गया आपका रेयर मीडियम हो गया। तो रे कहाँ से जाएगी? रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी, ठीक है। तो इसमें से पास होगी, ठीक है, और ये ऐसे सीधा निकल जाएगी। ये आपकी क्या होगी? ई रे होगी, ठीक है। और आपको पता है ई रे में जो वाइब्रेशंस होती हैं वो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द पेपर होती हैं। ई रे तो पास होगी, चलो। अब क्या होगा? जो ये ओ रे है ना, ओ रे, ये आपकी कौन सी रे है? ओ रे। जो ये आपकी ओ रे है, ये सीधा पास नहीं होगी, ये यहाँ से इस मीडियम में नहीं जाएगी, बल्कि ये यहाँ से बैक रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये जो ओ रे है, ये यहाँ से बैक रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डॉट से। परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ द पेपर होती है ना इसकी वाइब्रेशंस, इसको डॉट से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये वापस क्यों गई, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट क्यों हुई? तो उसका रीज़न क्या है? यहाँ क्या हो गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। अब बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो भी समझना जरूरी है, नहीं तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या 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 कहा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। उसको समझते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को जल्दी जल्दी। जैसे कि ये आपका कोई मीडियम है, एयर मीडियम है, और ये कौन सा मीडियम है? नीचे वाला डेंसर मीडियम है, कोई डेंसर मीडियम है। यहाँ कोई पॉइंट ओ है, ठीक है। यहाँ से जो रे ऑफ लाइट है, ठीक है, इसको हमने इस मीडियम के ऊपर क्या करा? फॉल करवाया। डेंसर मीडियम से रे ऑफ लाइट निकल रही है और रेयर की तरफ जा रही है, ठीक है। इसको हमने कुछ ऐसे इस मीडियम के ऊपर फॉल करवाया है कि ये अपने क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल बना रही है इस सरफेस के साथ, ठीक है। और जब भी कोई रे ऑफ लाइट अपने क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल बनाती है, ठीक है, तो वो अपने ही मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जो ये ओ रे है ना, जो ये ओ रे है, ठीक है, ओ रे के लिए जो ये वाला मीडियम है ये रेयर मीडियम है, ठीक है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ओ रे से कम है। कनाडा बाल्सम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओ रे से कम है, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और ए का ज़्यादा है, इसका मतलब और ए डेंसर मीडियम हो गया, और जो ये मीडियम है ये क्या हो गया? रेयर मीडियम हो गया। तो जब रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, ठीक है, और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर इसके ऊपर फॉल करेगी, ठीक है, जो यहाँ एंगल बनेगा वो क्रिटिकल एंगल बनेगा, वो एंगल कितना होगा? 69 डिग्री। क्रिटिकल एंगल कितना होता है? 69 डिग्री। और 69 डिग्री से जो ये ओ रे है वो ज़्यादा एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से, ठीक है। यहाँ जो एंगल बनाएगी ओ रे वो क्या बनाएगी? 69 डिग्री से ज़्यादा बनाएगी, ठीक है, जिसके कारण यहाँ ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी। अपने ही मीडियम में ये वापस की तरफ रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये कितना एंगल बना रही है? यहाँ 69 से ज़्यादा बना रही है, ठीक है। हमने इसको ओ रे को ऐसे फॉल करवाया कि ये 69 से ज़्यादा एंगल पे यहाँ रिफ्लेक्ट मतलब कि फॉल करे, ठीक है, जिससे ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और हमें सिर्फ ई रे ही दिखेगी, ठीक है। ये तो वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी, पीछे से निकलेगी, पीछे से ये बाहर नहीं निकलेगी। जो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला फेस है बी डी डैश जो ये फेस है ये इसको अब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि इस सरफेस के ऊपर हमने क्या किया? लैंप ब्लैक कोटेड किया है, लैंप ब्लैक से इसको कोटेड किया है, जो क्या करेगा? इस ओ रे को ऑब्जॉर्ब कर लेगा और हमारे पास सिर्फ ई रे हमें बाहर मिलेगी, ठीक है। तो ये थी आपकी निकोल प्रिज्म की वर्किंग। हमने क्या करना है? आपको ये याद रखना है ओ रे वापस रिफ्लेक्ट बैक क्यों हुई? क्योंकि ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही थी, ठीक है। ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इस रेयर मीडियम के ऊपर फॉल कर रही है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, TIR आपने पढ़ा है, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और ये लैम्प ब्लैक इसको क्या कर लेगा? अब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण हमारे पास सिर्फ ई रे ही बचेगी। तो यही थी आपकी वर्किंग किसकी? निकोल प्रिज्म की, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि ओ रे कैसे रिफ्लेक्ट बैक हुई, कैसे एलिमिनेट होगी, ठीक है, निकोल प्रिज्म के कारण, ठीक है। तो इस कनाडा बाल्सम का रोल बहुत है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, वर्किंग तक। इस नेक्स्ट वीडियो में हम यूजेस और इसकी लिमिटेशंस देखेंगे निकोल प्रिज्म की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो इसके नोट्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो इसके नोट्स इस टॉपिक के, ठीक है। इस टॉपिक के
भी और पूरे चैप्टर के भी, मतलब कि ये चैप्टर जब पूरा ख़त्म हो जाएगा ना, तो इसके मैं कंप्लीट नोट्स भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा।